हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में और हम लोगों ने बात किया था सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या चीज है, कैसा कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर, कैसे इसको हम लोग बनाते हैं और इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, कहाँ इसका हम लोग यूज करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका केमिकल नेम देखते हैं। केमिकल नेम, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। CaOCl2 ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। अब हम लोग देखते हैं इसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं। प्रिपरेशन कैसे हम लोग इसका प्रिपरेशन करते हैं, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहली चीज ये होती है कि हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं चूने का पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी, या जिसको हम लोग स्लॉग्ड लाइम भी कहते हैं। तो स्लॉग्ड लाइम लेते हैं और इस स्लॉग्ड लाइम में क्लोरीन गैस को पास कराते हैं। तो स्लॉग्ड लाइम में क्लोरीन गैस को पास कराने से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है या ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर can be prepared by passing chlorine gas into slogged lime। slogged lime या इसी को हम क्या कहेंगे, लाइम वाटर। लाइम वाटर जिसको हम लोग लिखते हैं कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो इससे क्या बनेगा, क्लोरीन गैस पास कराने पर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो CaOH प्लस Cl2 बनेगा क्या, CaOCl2 प्लस H2O। यही क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, यही ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। अब हम लोग इस ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो है, ब्लीचिंग पाउडर इज ए व्हाइट पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज ए व्हाइट पाउडर which gives strong smell of क्लोरीन, जो क्लोरीन की स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम लोग हाथ पे लेकर के जो है वो उसको देखें तो उससे क्लोरीन की एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है और इस क्लोरीन की स्मेल से ही हम लोग ये पहचान सकते हैं कि ये ब्लीचिंग पाउडर है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर इज
ब्लीचिंग पाउडर is soluble in cold water। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कोल्ड वाटर में सोलुबल होता है, यानी कोल्ड वाटर के अंदर इसको जो है वो घोला जा सकता है, ये विलेय होता है। और जो स्मॉल, अगर इसको हम लोग हॉट वाटर में घोले तो बहुत स्मॉल सोलुबल होगा, बहुत कम मात्रा में घुलता है। तीसरी चीज, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ब्लीचिंग पाउडर reacts with dilute acid। ब्लीचिंग पाउडर डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म साल्ट, क्लोरीन एंड वाटर। साल्ट और वाटर बनाता है, इसके साथ साथ क्लोरीन गैस जो है वो निकलती है। तो एक हम लोग रिएक्शन लिख करके देख लेते हैं कि कैसे ब्लीचिंग पाउडर जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम लोग रिएक्ट कराएं, देखो CaOCl2, अगर इसको हम लोग H2SO4 के साथ यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं तो बनता क्या है? अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। इसके साथ निकलेगी क्या? क्लोरीन गैस। और क्या बन जाएगा? H2O, वाटर बन जाएगा। तो कैल्शियम सल्फेट जो है वो एक साल्ट है, ये क्लोरीन गैस निकली, क्लोरीन गैस निकल जाती है और ये क्या बन गया? वाटर बन गया। तो इस तरह से क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज होती है जब इसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहां पे है। देखो, ब्लीचिंग पाउडर का यूज जो है वो लॉन्ड्री में भी किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर क्यों कहते हैं? क्या रीजन है कि इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर कहने का जो मेन कारण है कि इसके अंदर ब्लीचिंग एक्शन पाया जाता है। ये ब्लीचिंग एजेंट होता है जो कलरफुल सब्सटेंसेस को किसमें कन्वर्ट कर देता है? डिसकलर कर देता है या कलरलेस कर देता है। तो इसलिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल जो है वो लॉन्ड्रीज में किया जाता है ताकि कपड़े पे कोई दाग धब्बा लगा हुआ है तो उसको छुड़ाया जा सके। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज जो है वो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। सबसे पहला है और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यूज यही है। यूज, सबसे पहला यूज क्या? कि ब्लीचिंग पाउडर is used, bleaching powder is used in laundries to remove the colors on the cloth। कपड़ों पे लगे हुए कलर को हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज लॉन्ड्रीज में किया जाता है। दूसरी चीज, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड, ब्लीचिंग पाउडर is used to bleach cotton और वूल। कॉटन और वूल को ब्लीच करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर is used for the manufacture of क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म या जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3,
क्या नाम होता है इसका? ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन इसका नाम होता है, और ये एक बहुत अच्छा एनेस्थेटिक है। एनेस्थेटिक का मतलब ऐसे सभी केमिकल सब्सटेंसेस जो किसी भी व्यक्ति को अनकॉन्शियस कर देते हैं, जो उसकी चेतना को लुप्त कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग एनेस्थेटिक कहते हैं। तो क्लोरोफॉर्म जो है वो एक अच्छा एनेस्थेटिक है, एक निश्चेतक है, और इसको सूंघने से व्यक्ति जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर का यूज जो है वो ऊन को अनश्रिंकेबल बनाने में भी किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर is used for making wool unshrinkable। ऊन को अनश्रिंकेबल यानी ऊन को अगर ब्लीचिंग पाउडर के साथ रखा जाए, मिलाया जाए, तो ऐसे में ये ऊन जो है वो सिकुड़ता नहीं है, इसके अंदर श्रिंकेज नहीं आती है। तो इतने सारे यूज हैं ब्लीचिंग पाउडर के, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। फिर हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे। अगला जो साल्ट होगा जिसको हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो नोट करिए फटाफट। मिटाने प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या चीज है या पीओपी क्या चीज है? इसका केमिकल क्या नाम है, केमिकल नाम क्या है और केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देख लें केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 into half H2O। यानी केमिकल नेम क्या होगा इसका? केमिकल नेम क्या होगा? तो कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम होता है। केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हम लोग इसको बनाते कैसे हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाएं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कैल्शियम सल्फेट को कैसे बनाते हैं, या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं इसको? तो देखो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या चीज। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है, हेमीहाइड्रेटेड मतलब हाफ मॉलिक्यूल जो है वो क्रिस्टलाइजेशन वाटर लगा हुआ है, हाफ मॉलिक्यूल जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा होता है। इसको हम लोग जिप्सम से प्राप्त करते हैं। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जो कैल्शियम सल्फेट है डाइहाइड्रेटेड, उसी को हम जिप्सम कहते हैं। और जब जिप्सम को गर्म करेंगे, जिप्सम को जब हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो जिप्सम को हीट करने से क्या होता है? 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। लेकिन इसकी एक शर्त होती है कि जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर केवल गर्म करेंगे। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा उसके अंदर जो उसकी मेन प्रॉपर्टी है वो लुप्त हो जाती है। मेन प्रॉपर्टी क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो ये कि जैसे इसको हम लोग नमी में ले आते हैं, पानी के साथ मिलाते हैं, इट विल कन्वर्टेड इनटू हार्ड मॉस, ये हार्ड हो जाता है। लेकिन अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर पे इसको गर्म करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो प्लास्टर बनेगा उसको हम लोग डेड बर्न प्लास्टर कहते हैं, क्योंकि जो पानी के साथ हार्ड होने की प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है।
तो डेड बर्न प्लास्टर बन जाता है, फिर वो पानी डालने पर आपस में चिपकता नहीं है। तो इसीलिए इसको बनाते समय इसके टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में डेड बर्न प्लास्टर बन जाएगा। और डेड बर्न प्लास्टर में सेटिंग प्रॉपर्टी विद वाटर नहीं होती है, यानी डेड बर्न प्लास्टर कैन नॉट बिकम हार्ड मॉस बाय अप्लाइंग वाटर। अप्लाइंग वाटर मतलब पानी मिलाने पर वो हार्ड नहीं होगा। समझ में आ रही बात ना। सबसे पहले जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम दिया गया वो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहा गया क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज जो था वो पेरिस में किया जा रहा था, इसलिए इसका नामकरण जो रखा गया, जो नाम दिया गया वो प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। कितनी चीजें क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, समझ में आ गई बात ना। अब प्रिपरेशन करें हम लोग कैसे पीओपी को बनाते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड, प्लास्टर ऑफ पेरिस is prepared by heating the gypsum at 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखने की बात यही है कि जिप्सम को जो हम लोग गर्म करेंगे वो किस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर हो गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन नहीं होगा बल्कि डेड बर्न प्लास्टर बन जाता है। तो जिप्सम क्या चीज है, जिप्सम क्या चीज होगा, जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जिप्सम जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड होता है, डाइहाइड्रेटेड, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड, इसी को हम क्या कहते हैं, जिप्सम। तो देखो क्या रिएक्शन होगी, CaSO4 into 2H2O that is heated कितने पे, at 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करते हैं। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो बनेगा क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसके साथ क्या होगा, 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव। समझ आ रही बात ना। ये क्या चीज है, ये है जिप्सम। ये क्या बना, पीओपी। क्या केमिकल नेम होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो यही आपका पीओपी है, या जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि टेम्परेचर गर्म करने के समय में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया तो ये क्या बनेगा, डेड बर्न प्लास्टर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ध्यान रखने की चीज यही है कि इन द प्रिपरेशन of POP, in the preparation of POP, heating of gypsum should be controlled, बात समझ में आ रही है कि पीओपी के फॉर्मेशन के समय जो जिप्सम की हीटिंग है ये कैसी होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ जिप्सम टेम्परेचर should not be allowed to go
above the 100 degree Celsius, above the 100 degree Celsius। गर्म करने के दौरान, जिप्सम को गर्म करने के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्यों? बिकॉज इफ is heated, if it heated above 100 degree Celsius, above 100 degree Celsius, तो dead burnt plaster is formed due to the loss of all crystallization of water and lose the setting property with water। अगर इसको 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म कर दिया गया तो ऐसे में डेड बर्न प्लास्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, और डेड बर्न प्लास्टर अगर बन गया तो क्या होगा? तो इसके अंदर वाटर के साथ जो सेटिंग प्रॉपर्टी होती है, जो सेट होकर के एक हार्ड मास बनाता है, वो समाप्त हो जाता है। यानी क्या रिएक्शंस हो सकती है अगर इसको 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म किया गया तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म कर दिया गया जिप्सम को, तो देखो CaSO4 into 2H2O, अगर इसको हमने हीट किया, हीट above the 100 डिग्री सेल्सियस, तो केवल क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट। इसके साथ क्या निकल जाएगा? टोटल वाटर, जो क्रिस्टलाइजेशन वाटर है ये निकल जाता है। अभी जब क्रिस्टलाइजेशन वाटर निकल गया तो अभी ये क्या बचा? यही डेड बर्न प्लास्टर है, डेड बर्न प्लास्टर। और इस डेड बर्न प्लास्टर के अंदर पानी के साथ मिलाने पर जो सेटिंग प्रॉपर्टी होती है, ये सेटिंग प्रॉपर्टी समाप्त हो जाती है। ये सेटअप नहीं होता पानी के साथ मिलाने पर। ये क्या होगा? पानी के साथ मिलाने पर ये हार्ड मॉस नहीं बनाएगा। तो जो पीओपी की प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाती है। अब आइए देखते हैं पीओपी की प्रॉपर्टीज क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है और कहां इसका हम लोग यूज करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या प्रॉपर्टीज है, कहां पे हम लोग जो है वो इसको देख सकते हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला कि पीओपी इज ए वाइट पाउडर। पीओपी जो है वो एक वाइट कलर का पाउडर होता है। सबने देखा होगा, खास तौर पे मकान वगैरह में इसका यूज किया जाता है। जो कहीं पे मकान वगैरह में टूट फूट हो जाती है तो वहां पे पीओपी भरा जाता है। दूसरी चीज कि पीओपी हैज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पीओपी हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। कौन सी इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है? ऑफ सेटिंग इनटू इसमें हार्ड मॉस, सेटिंग इनटू हार्ड मॉस, वेटिंग विथ वाटर, वेटिंग विथ वाटर। अगर इसको पानी के साथ गीला करते हैं तो ये हार्ड मॉस में कन्वर्ट हो जाता है। हार्ड मॉस में कन्वर्ट हो जाता है, इसका क्या मतलब हुआ कि जब कभी भी इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम लोग वाटर को ऐड करेंगे
तो कुछ ही देर के बाद ये सेट हो जाता है और सेट होकर के हार्ड हो जाता है। ये प्रॉपर्टी जो है वो पीओपी में पाई जाती है। अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जो हम लोग इसको स्टोर करते हैं वो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करते हैं, क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर मिल जाएगा, अगर इसमें नमी आ जाएगी तो नमी आने पर भी ये क्या होगा, हार्ड मॉस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर सेटिंग प्रॉपर्टी जो है वो एक्टिव हो जाती है और सेट हो जाने की वजह से जब ये सेट हो जाएगा तो फिर ये यूजलेस हो जाता है, किसी भी काम में यूज नहीं किया जा सकता है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे इसके यूज का। यूज ऑफ पीओपी। पीओपी का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं? तो सबसे पहला यूज तो इसका हॉस्पिटल्स में होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी भी हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है तो जो डॉक्टर होता है, बोन स्पेशलिस्ट होता है, वो एक प्लास्टर लगा देता है। वो पीओपी का प्लास्टर होता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। तो सबसे ज्यादा यूज जो है वो हॉस्पिटल्स में होता है। इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग द बोन्स। हॉस्पिटल्स में हड्डियों को सेट करने में इसका यूज किया जाता है। दूसरी जगह कहां यूज किया जाता है? तो फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने में, टॉयज बनाने में, या फिर डेकोरेटिव मटेरियल, डेकोरेटिव मटेरियल्स के बनाने में, या फिर और क्या चीज बनाए, और फिर इसको हम लोग किस चीज के लिए, मॉडल्स बनाने में, इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉडल्स, या फिर कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स बनाने में, चौक बनाने में, या फिर आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स बनाने में, या फिर स्टैच्यूज बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो इन सब जगहों पे पीओपी का यूज किया जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? इसके साथ साथ इन लैबोरेटरीज, in laboratories it is used to make the air proof apparatus। एयर प्रूफ अपरेटस बनाने में लेबोरेटरी के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। लेबोरेटरी में जो एयर टाइट कंटेनर्स बनाने होते हैं जहां से हवा न जा सके उन अपरेटस में, तो वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये था पीओपी का यूज। अभी हम लोग बात करेंगे, कई जगहों पे हम लोगों ने देखा कि ये जैसे CaSO4 इंटू हाफ H2O लगा हुआ है, या CaSO4 इंटू 2H2O लगा हुआ है। सोडियम कार्बोनेट में हम लोगों ने देखा कि डेका हाइड्रेटेड होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लगे हुए हैं जिनको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन वाटर कहते हैं, और जब ये किसी भी साल्ट के साथ जुड़े होते हैं तो इसको हम लोग हाइड्रेटेड साल्ट कहते हैं। तो ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है क्या चीज, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तब तक आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया? मिटा लें। तो अभी हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं। तो आइए बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, किसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या चीज होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसे साल्ट होते हैं जिनके फॉर्मूले के साथ क्या लगा होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फॉर्मूलों के साथ लगे होते हैं
उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे बहुत सारे साल्ट हैं, अभी आपने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, Na2CO3 इंटू 10H2O पढ़ा आपने और क्या पढ़ा, CaSO4 इंटू हाफ H2O, और क्या आपने पढ़ा, CaSO4 इंटू 2H2O, और कोई साल्ट CuSO4 इंटू 5H2O, और क्या FeSO4 इंटू 7H2O। ये सब ऐसे बहुत सारे साल्ट हैं जिनके साथ क्रिस्टलाइजेशन वाटर लगा होता है। एक और भी देखते हैं, K2SO4 इंटू Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। पोटासियम जो फिटकरी है उसका फॉर्मूला है ये। यहाँ 24 मॉलिक्यूल्स जो है वो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर लगे हुए हैं। तो ये सभी जो व्हाइट वाटर लगे हुए हैं, इन सभी को हम लोग एक नाम देते हैं, वो क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट इनका नाम है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। यानी इनके साथ क्रिस्टलाइजेशन वाटर लगे हुए हैं, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लगे होते हैं। तो द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर which is a part of the structure of crystal, which is the part of the structure of crystal are called water of crystallization, water of crystallization। वो सभी मॉलिक्यूल्स, वो सभी कंपाउंड्स जिनके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उस क्रिस्टल की संरचना को निर्धारित करते हैं, लेकिन ये उस साल्ट को गीला नहीं करते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये क्या है आपने पढ़ा अभी कि कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। फिर आपने और क्या चीज देखा, आपने इसको देखा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। फिर क्या देखा, ये क्या है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये क्या चीज है, आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो ये सारे साल्ट जो हैं वो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर को कंटेन करते हैं, इसलिए इनको हाइड्रेटेड साल्ट कहते हैं। ये सारी जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में होते हैं, और स्ट्रक्चर में होने के कारण ये उस क्रिस्टल को गीला नहीं करते हैं, वो उसका क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये इन क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर का एक पार्ट होते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ crystallization gives the crystal of the salt, क्या क्या देता है ये, their shape,
their shape and in some cases it impart the color of the crystal. कुछ केसेस में ये क्या करता है, क्रिस्टल का कलर देता है। कलर भी यही डिसाइड करता है, शेप तो बनाता ही बनाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये क्रिस्टल्स के कलर को भी डिसाइड करता है। अब अगर मान लो कि किसी के जो क्रिस्टलाइजेशन वाटर है वो ना रहे तो वो साल्ट एनहाइड्रस साल्ट कहलाता है। अगर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर को रिमूव कर दिया जाए तो वो साल्ट क्या कहलाएगा, एनहाइड्रस साल्ट कहलाएगा। और अगर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर को रिमूव ना किया जाए तो वो हाइड्रेटेड साल्ट कहलाता है। तो देखते हैं कि कलर कैसे ये इंपार्ट करता है। तो इसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो कॉपर सल्फेट का है। किसी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को लेते हैं तो इसको मिटा लेते हैं। देखो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है वो कैसा होता है, ये ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ध्यान देना, CuSO4 × 5H2O, ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का। अगर इसको हम लोग हीट करें तो अभी ये CuSO4 बचेगा और 5H2O क्या होता है, निकल के बाहर हो जाता है। CuSO4 बचेगा और 5H2O क्या होगा, निकल के बाहर हो जाएगा। अब देखो ये जो बना ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट, और होगा क्या, ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। जबकि ब्लू कलर जो होगा ये कैसा होगा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है। तो एक एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है जो व्हाइट कलर का है और एक ब्लू कलर का हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है जिसमें 5 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हुए हैं। अब अगर मान लो कि ये CuSO4 को फिर से 5 मॉलिक्यूल जो है वो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर दे दिया जाए तो ये फिर से कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बना लेगा, यानी ये व्हाइट पाउडर जो है वो फिर से किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि अगर हाइड्रेटेड साल्ट को हम लोग गर्म करते हैं, अगर हाइड्रेटेड साल्ट को हम लोग क्या करें, गर्म करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो एनहाइड्रस बन जाता है और उसका कलर भी जो होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे अगर FeSO4 × 7H2O की बात करें तो ये ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। अगर इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ये FeSO4 बचेगा, इसके साथ साथ 7 मॉलिक्यूल जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये निकल जाता है। तो जो ये FeSO4 का कलर बचेगा ये कलरलेस हो जाएगा, जबकि यहाँ क्या था, ग्रीन कलर। अब अगर FeSO4 को फिर से 7 मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन वाटर देते हैं तो ये फिर से ग्रीन कलर अडॉप्ट कर लेता है। तो इस तरह से क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर जो होता है वो किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को, उसके शेप को डिटरमिन करता है, उसको गीला नहीं करता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी साल्ट हैं जिसमें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होते हैं वो कलर इंपार्ट करते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर जिस साल्ट के साथ लगा होता है उसको हाइड्रेटेड साल्ट कहते हैं, और जब गर्म करने पर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है तो उसको एनहाइड्रस साल्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो है वो दूसरा चैप्टर, दूसरे चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हम लोग फिर नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग इन दोनों चैप्टर्स को, जो पहला चैप्टर जो था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसको, और ये एसिड, बेस और साल्ट, इन दोनों चैप्टर्स को आप लोग नोट्स बनाइए और इसको प्रिपेयर करिए। अपनी नोट्स खुद बनाइए, उसको आप बार बार रिपीट करिए, जो भी प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं उनको सॉल्व करिए,
अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो उसको कमेंट में लिख के दीजिए, उसको आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना, लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो